की सारी रिकॉर्डिंग हुई है। चलो ओके बेटा जी, तो हमने इसको कहाँ तक हमने कर लिया था, देखो रिवाइज करवाता हूँ मैं। कल हमने 3 यहाँ पर ये स्टडी कर लिए थे मॉडल। तो एक मॉडल था थॉमसन मॉडल, एक रदरफोर्ड, एक बोहर। एना जान तो चलो ओके, तो एटॉमिक स्ट्रक्चर को स्टडी करने के लिए हमने कल पढ़े थे 3 तरह के एटॉमिक मॉडल्स, और वो थे फर्स्ट वाज गिवन बाय थॉमसन, देन रदरफोर्ड एंड देन बोहर। ये 3 हमारे पास मॉडल थे, ठीक है। थॉमसन मॉडल हमने देख लिया था कि बहुत ही ज्यादा बेसिक लेवल पर इन्होंने मॉडल बनाया था, और इन्होंने कहा क्या कहा था, मतलब एक पुडिंग की तरह हमारे पास सिस्टम होगा जिसमें चारों तरफ हमारे पास पॉजिटिव लिक्विड होगा, उसके अंदर हमारे पास चावल की तरह इलेक्ट्रॉन्स जो हैं दे विल बी रिवॉल्विंग और रोटेटिंग और व्हाटएवर। तो इनके पास कोई रूल नहीं था इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट के ऊपर, तो ये बहुत ही ज्यादा बेसिक था, इसको हमने हटा दिया। इसके बाद गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट आया था जिसमें हमारे पास ये फॉयल जो है बहुत पतली थी। इस पॉइंट को हमने ध्यान रखना है। ये चल क्यों नहीं रहा, वेट ए मिनट बेटा, आपके ना इसमें मेरे मार्कर में ना अभी वो लूज हो गया है पॉइंट एक्चुअली ना, उसके कारण वो रीसेट हो जाता है अपनी मर्जी से। चलो देखो जी, तो अब यहाँ पर हमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या चीज थी, द थिकनेस ऑफ द प्लेट। तो यहाँ पर जो इसकी थिकनेस आ रही है, ये जो पतली थिकनेस आ रही है, यहाँ पर सिर्फ एक ही एटम है, हमें ये मान के चलना है, जबकि ऐसा होता नहीं है, बहुत फार स्ट्रेच्ड असम्पशन है ये, बट इवन देन। तो यहाँ पर हमने अल्फा पार्टिकल को हिट किया, मैंने आपको बताया था कि अल्फा पार्टिकल होता क्या है, हीलियम 2+ होता है, ठीक है। तो इसको हिट करने के बाद हमारे पास कुछ ऑब्जर्वेशन आई थी, और इनकी कुछ हमने इंटरफेरेंसेस हमने यहाँ पर निकाले। तो पहले का था कि हमारा जो पार्टिकल न्यूक्लियस है इट्स वेरी स्मॉल इन साइज, ज्यादातर पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर है और ज्यादातर मास यहाँ पर है। इसके अबाउट जो है काफी सारी एम्प्टी स्पेस है जहां पर हमारे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो रिवॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। हमें लेटर ऑन ये पता चला, मतलब मैं अभी जस्ट एज ए फन फैक्ट बता रहा हूँ, हमें ये पता चला कि जो यहाँ पर न्यूक्लियस है ना, तो न्यूक्लियस का साइज मान लेते हैं, न्यूक्लियस का साइज होता है 1 मीटर का रेडियस ले लो अगर, तो यहाँ पर एक मैं मेटेलिक बॉडी बना दूं। कितनी ਵੱਡੀ बॉडी बनाई है जिवें ਆਪਾਂ मेटेलिक बॉडी बनाई होवे अपने कमरे ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿੱਟ ਹੋ ਜੇ, ਐਡਾ ਵੱਡੀ ਮੈਂ ਲੋਹੇ ਦੀ ਬੋਲ ਬਣਾ ਲਵਾਂ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਐਟਮ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਆਖਰੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੋਏਗਾ ਜੋ ਇਸ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ ਕਿੱਥੇ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਪਟਿਆਲੇ ਹੋਏਗਾ, ਨੀਅਰਲੀ 100 किलोमीटर दूर होएगा ये, 100 किलोमीटर दूर। जे इस न्यूक्लियस ਦਾ ਸਾਈਜ਼, ਉਹ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਇਸ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੇ ਸਾਈਜ਼ ਨੂੰ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਬਣਾ ਦਿਆਂ, 1 ਮੀਟਰ ਜਿੰਨਾ ਬਣਾ ਦਿਆਂ ਜੇ ਨਿਊਕਲੀਅਸ, ਤਾਂ ਆਖਰੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਕਿੱਥੇ ਚਲਾ ਜਾਊਗਾ, ਪਟਿਆਲੇ ਚਲਾ ਜਾਊਗਾ ਆਖਰੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ। ਇਹ ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ, ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਗੈਪ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਛੋਟਾ ਹੈ ਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਆਖਰੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਹਾਊ ਫਾਰ ਇਟ ਇਜ਼ ਫਰੋਮ दैट ਨਿਊਕਲੀਅਸ, ਇਟ ਇਜ਼ दैट ਫਾਰ। ਤਾਂ ਇਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਸਾਈਜ਼ ਆਫ ਦੀ एटम एंड द साइज ऑफ द न्यूक्लियस ऑन कंपैरिजन, ठीक है। तो एम्प्टी स्पेस अपने को बहुत ज्यादा एम्प्टी स्पेस है, आपने दसता भी छोटा जिहा न्यूक्लियस सीगा ते सारा कुछ अपना हो गया। चलो जी आप आगे चलते हैं नाउ इदू अगे। सब तो वड्डी गल एक होर जिहड़ी तुसीं नोट करनी है कि इलैक्ट्रॉन्स आर रोटेटिंग अराउंड द न्यूक्लियस जस्ट लाइक अ सोलर सिस्टम एंड देयर इज नो कंडीशन ऑन द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट। रेडियस ऑफ द ऑर्बिट उत्ते अपने को कोई भी कंडीशन नहीं लगती, इस चीज ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ ਚ ਰੱਖਣਾ, ठीक है ना। आ है अपने कोले रेडियस ऑफ ऑर्बिट। ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਹੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਇਹਦੀ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗੇ ਬੋਹਰ ਨੇ ਆਹੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਕਰੈਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, देयर इज अ कंडीशन ऑन द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट। ਆਹੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਰਦਰਫੋਰਡ ਦਾ ਮਾਡਲ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਟ ਰਦਰਫੋਰਡ ਦੇ ਮਾਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਗੱਲਾਂ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੋਹਰ ਨੇ ਰਿਟੇਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੈਕਟ ਨੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਰੈਕਟ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪੜਾਂਗੇ ਵੀ ਕਿਹੜੀਆਂ-ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ।
चलो जी, तो सब तो पहला आज का टॉपिक है अपने को डिस्टेंस ऑफ द क्लोजेस्ट अप्रोच। नाउ डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का की मतलब है कि जिवें मान लो मेरे को एक इत्थे न्यूक्लियस बनया होया है, ये आपां इत्थे इलेक्ट्रॉन है, ये जिहड़ा अल्फा पार्टिकल है ना, इट्स नॉट नियर, अल्फा पार्टिकल इज वेरी वेरी फार अवे, नॉट इवन हियर। मैं कहूँगा इत्थों दी चल रहा है, बहुत पिछों दी अल्फा पार्टिकल चल रहा है, ये इन्नी पिछे अल्फा पार्टिकल के इहदा ते न्यूक्लियस का डिस्टेंस बहुत ज्यादा है। एंड सो न्यूक्लियस का इफैक्ट जिहड़ी फोर्सेस लगनियां सी इहदे उत्ते और बहुत ज्यादा घट ने, ते हजे तक कोई फोर्सेस नहीं लग रही। इनू अल्फा पार्टिकल नू पता भी नहीं है कि अगे अपने को एक न्यूक्लियस पे है। इट इज सच अ इनफाइनाइट डिस्टेंस, इट्स दैट बिग डिस्टेंस कि न्यूक्लियस कित्थे है ते अपना इलेक्ट्रॉन कित्थे है, अल्फा पार्टिकल कित्थे है, बहुत ज्यादा दूर दूर ने। ठीक है, हुण इनू आपां ने एक सर्टेन काइनेटिक एनर्जी दित्ती जिन्हों मैंने नाम दिता के अल्फा। ये काइनेटिक एनर्जी सी, इस काइनेटिक एनर्जी नू आपां इत्थे सब्सटीट्यूट किया। ठीक है, ते इस काइनेटिक एनर्जी नाल चलाता, मतलब लाइक आई हैव थ्रोन दैट अल्फा पार्टिकल विद सम सर्टेन वेलोसिटी, आई हैव गिवन इट सम वेलोसिटी, दा इहदी जिहड़ी काइनेटिक एनर्जी होगी वो कितनी आ गई, हाफ इंटू एम इंटू वी स्क्वायर, ये इहदी काइनेटिक एनर्जी आ गई। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਕਾइनेटिक एनर्जी ਦਵਾਂਗੇ ਨਾ बेटा, ਇਹ ਚੱਲੀ ਜਾਊਗਾ ਇਧਰ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ, ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਚੱਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਅਜੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਚੱਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਅਜੇ ਵੀ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਯਾਰ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਅਲਫਾ ਪਾਰਟੀਕਲ, ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਫੋਰਸ ਲੱਗਣ ਲੱਗੂਗੀ, ਇਹ ਧੀਰੇ ਧੀਰੇ ਆਪਦੇ ਟ੍ਰੈਜੈਕਟਰੀ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਭਟਕਣ ਲੱਗੇਗਾ ਤੇ ਇਹ ਐ ਜਾ ਕੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਿੱਧਾ ਲੰਘ ਜਾਣਾ, ਐ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਟੱਕਰ ਤਾਂ ਕਦੇ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟੱਕਰਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਹਵਾ 'ਚ ਹੀ, ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਆਏ ਆਉਣਗੇ ਬਿਨਾਂ ਟਕਰਾਏ ਹੀ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ, ਆਏ ਬਿਨਾਂ ਟਕਰਾਏ ਚਲੇ ਗਏ, बिना टकराए ताई रिपल्शन हो जा करूगा। तो इत्थों दी अपने कोले बिना टकराई इन्हां दा रिपल्शन हो गया, ये ऊपर चला गया, लेकिन इनू भी आपां कहंदे कोलिजन ही आ, इस गल नूं तुसीं याद रखना है, कहंदे इनू भी कोलिजन ही है। ठीक है, ते बस इहदे विच अपने कोले कॉन्टैक्ट नहीं हुंदा, ये अपने कोले सीधा ऊपर चला गया, ये ZD बन गया। हुण आपां देखदे हां की हो रहा है इस पूरे कॉन्सैप्ट दे विच की है। ਹੁਣ ਕਲੋਜ਼ੈਸਟ ਅਪਰੋਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਉੱਪਰ ਉੱਡ ਗਿਆ, ਆਪਾਂ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੈਂਟਰਲ ਲਾਈਨ ਤੇ ਸੀਗੇ, ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ ਸੈਂਟਰਲ ਲਾਈਨ ਤੇ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਆਏ ਗਏ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਹਿੱਟ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਰਿਟਰਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਇੱਧਰ ਨਹੀਂ ਉੱਡ ਕੇ ਗਿਆ। ਜੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉੱਚੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਫੇਰ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਆਏ ਕਰਕੇ ਆਏ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਇੱਧਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸੈਂਟਰਲ ਲਾਈਨ ਤੇ ਚਲਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਚਲਦੇ ਚਲਦੇ ਜਮਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਕਰਕੇ ਰਿਟਰਨ ਆ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਮਾਈਮ ਮਾਰਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਆਏ ਜਲਦੀ ਹੋਈ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਹਿੱਟ ਕੀਤਾ, ਇਹਦੇ ਕੋਲੇ ਕਾइनेटिक एनर्जी ਸੀ, काइनेटिक एनर्जी गॉट कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी, ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਰਿਟਰਨ ਹੋ ਗਈ, ਆਏ ਗਈ ਰੁਕੀ ਤੇ ਵਾਪਸ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕਾइनेटिक एनर्जी ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਅਲਫਾ ਕੋਲੇ ਸੀ, ਇਸ ਨੀਅਰੈਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ એનર્ਜੀ ਉਹਦੀ पोटेंशियल एनर्जी ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਗਈ। ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣ ਲਓ, ਕੰਪਲੀਟ ਕਾइनेटिक एनर्जी ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਗਈ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ, पोटेंशियल एनर्जी ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਗਈ। काइनेटिक एनर्जी कदों, when the alpha particle was at infinite distance, ਤੇ पोटेंशियल एनर्जी कदों, when ए अपने कोले एक certain r0 distance ਤੇ ਹੈ, r0 which is known as the closest approach distance, मतलब ਵੱਧੋ ਵੱਧ ਤੂੰ ਕਿੰਨੀ ਨੇੜੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ, ਵੱਧੋ ਵੱਧ ਆਪਾਂ ਇਹ ਮਾਰਿਆ ਚਲਾ ਕੇ, ਉਹਨੂੰ ਰਿਪਲਸ਼ਨ ਫੀਲ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜੇ ਜਾ ਕੇ ਉਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਵੱਧੋ ਵੱਧ ਕਿੰਨੀ ਨੇੜੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, एनर्जी ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰਿਲੇਟ ਕਰਤਾ ਤਾਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕਾइनेटिक एनर्जी ਕਨਵਰਟਡ ਇਨਟੂ ਕੰਪਲੀਟ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ एनर्जी। ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕਾइनेटिक एनर्जी ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਲਿਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ K ਅਲਫਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ एनर्जी ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਇਹ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ ਬੇਟਾ ਚੈਪਟਰ ਨੰਬਰ 1 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਸਟੈਟਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਸਿਰਫ ਯਾਦ ਕਰ ਲਵੋ, ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਸਟੈਟਿਕਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, KQQ/R0 ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਟੋਟਲ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ एनर्जी फाइंड ਕਰਨ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਰਮੂਲੇ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਆਹ ਵਾਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ ਦਾ। ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ ਕਿ K ਇੰਟੂ ਕੈਪੀਟਲ Q ਇੰਟੂ ਸਮਾਲ q, ਦੋਨਾਂ ਦੇ Q, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ Q ਕਿੰਨਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੈਪੀਟਲ Q ਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ Q ਕਿੰਨਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸਮਾਲ q, ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਚਾਰਜ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਾਣਗੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਵੈਲਿਊ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾय R0 ਜਿੰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਐਂਡ ਤੇ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਰੁਕ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਰੁਕ ਗਏ उस डिस्टेंस पे ਆਪਾਂ पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करना है, तो दिस विल बी द फार्मूला। ठीक है, दूसरी चीज ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ K ਹੁੰਦਾ ਹੈ, K ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ 1/4 pi epsilon naught and K is given by 9 into 10 raised to the power 9।
ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਬੰਦਾ ਆਹ ਵੈਲਿਊ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਬਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ 4πε0 ਲਿਖ ਕੇ ਸਾਰ ਲਾਂਗੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਇਕੱਲਾ k ਹੀ ਲਿਖਣਾ ਤਾਂ ਵੀ ਸਰ ਜੂਗਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਅੰਡਰਸਟੂਡ ਚੀਜ਼ ਮੰਨਦੇ ਆ ਵੀ ਯਾਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ g ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 9.8 ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ 9.8 ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ਨਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਜੇ g ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਚੱਲ ਜੂਗਾ, ਉਵੇਂ k ਹੈ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਵੀ ਚੱਲ ਜੂਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਚੱਲ ਜੂਗਾ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਆ ਬਣਾਤੀ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ, ਤਾਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕਾਈਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਕਨਵਰਟ ਇਟਸੈਲਫ ਇਨਟੂ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕਰਤਾ। k ਅਲਫਾ ਦੀ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਪੁੱਟ ਕੀਤੀ, ਜੇ ਕੋਈ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ k ਅਲਫਾ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰਨੀ ਸਿਖਾਉਂਗਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਟ ਇਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਰੇਅਰ, ਕਦੇ ਵੀ k ਅਲਫਾ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਬਟ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨੂਮੈਰੀਕਲਸ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੱਲਾ k ਅਲਫਾ ਲਿਖ ਕੇ ਸਰ ਜੂਗਾ, ਤੇ k ਅਲਫਾ ਐਂਡ ਤੱਕ k ਅਲਫਾ ਹੀ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਆਪਾਂ r0 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਾਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਸੀ, r0 ਮੈਂ ਉੱਪਰ ਲੈ ਗਿਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ k ਅਲਫਾ ਆ ਗਿਆ। ਕੈਪੀਟਲ Q is equal to Z into E and Q is equal to 2 into E। ਇਹਨੂੰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਦੇਖੋ ਅਲਫਾ ਪਾਰਟੀਕਲ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ, 2 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚਾਰਜ ਹੈ ਉਹ 2 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਚਾਰਜ ਕਿੰਨਾ ਲਿਆ +2E। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤਾਂ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਕਿੰਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਪਊਗਾ। ਨੰਬਰ ਆਫ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਦੀ ਐਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ। ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਬੇਟਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਦੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ 7 ਤੇ 14। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਦਾ ਐਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ 7 ਹੈ ਤੇ ਐਟੋਮਿਕ ਮਾਸ ਕਿੰਨਾ ਹੈ 14। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਨੰਬਰ ਆਫ ਪ੍ਰੋਟੋਨਸ ਆਰ 14 ਸੌਰੀ 7 ਤੇ 7 ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਆ ਗਏ, 7 ਹੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨਿਊਟਰੋਨ ਹੋ ਗਏ। ਨਿਊਟਰੋਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੋ, ਵੀ ਆਰ ਮੋਰ ਕੰਸਰਨਡ ਅਬਾਊਟ ਨੰਬਰ ਆਫ ਪ੍ਰੋਟੋਨ, ਤਾਂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਪ੍ਰੋਟੋਨਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 7 ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਸ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਆ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਤੇ 7 ਹੈਗੇ ਨਿਊਟਰੋਨ। ਨਾ ਨਿਊਟਰੋਨ ਇਜ਼ ਨਿਊਟਰਲ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੋ, ਛੱਡਤਾ। ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਰਹਿ ਗਏ, ਸਿਰਫ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਰਹਿ ਗਏ। ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਕਿੰਨੇ ਆ 7, ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਾਰਜ ਕਿੰਨਾ ਹੈ 1 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ, ਟੋਟਲ ਚਾਰਜ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 7E। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਐਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ Z ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ X ਐਲੀਮੈਂਟ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਐਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ Z ਸੀ ਤੇ ਐਟੋਮਿਕ ਮਾਸ ਨੰਬਰ A ਸੀ, ਇਹ ਲਿਖਦੇ ਆ ਆਪਾਂ। ਤਾਂ Z ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੋ ਗਿਆ ਨੰਬਰ ਆਫ ਪ੍ਰੋਟੋਨ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ Z ਤੇ ਟੋਟਲ ਚਾਰਜ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ZE। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਚਾਰਜ ਬਣ ਗਿਆ ZE ਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਚਾਰਜ ਬਣ ਗਿਆ 2। ਬੱਚੋ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਗੱਲ ਇਹ? ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਯੈਸ ਬੋਲੋ, ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ ਤਾਂ ਬੋਲੋ नो, फटाफट बोल दो। सर चार्ज इलेक्ट्रॉन का क्यों लिया बेटा E इलेक्ट्रॉन का चार्ज ਹੁੰਦਾ, देखो E ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, E ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ -1.6 into 10⁻⁻19 ਕੂਲੋਮ। ਇਹੀ ਚਾਰਜ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ +1.6 into 10⁻⁻19 ਕੂਲੋਮ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ E ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਲਿਖਦੇ ਆ ਵੀ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਾਰਜ ਕਿੰਨਾ ਸੀ +C ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਾਰਜ ਕਿੰਨਾ ਸੀ -C। ਐਂ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਆ। E ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਗਈ 1.6 into 10⁻⁻19। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਹੀਲੀਅਮ ਦੇ ਕੋਲੇ 2+ ਹੈ, ਤਾਂ 2+ ਦਾ ਚਾਰਜ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੋ ਗਿਆ 2 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ, ਬੇਸਿਕਲੀ 2 ਪ੍ਰੋਟੋਨ। ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ? ਇਹਦੇ ਕੋਲੇ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ Z, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਕਿੰਨੇ ਆ Z, ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਚਾਰਜ ਕਿੰਨਾ ਹੈ E, ਤੇ ਜੇ Z ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਟੋਟਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਚਾਰਜ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ZE ਹੋ ਗਿਆ ਟੋਟਲ ਚਾਰਜ। हाँ भाई चलो जी नेक्स्ट, अगे बोलो किसने डाउट नहीं है तो फटाफट बोलो यस सर, नहीं हैगा। हाँ भाई नहीं है, चल जा आगे। सर ये बता दो QR0 वगैरह ये सारे मतलब क्या चीज है बेटा? ये फार्मूला होता है, इसमें मैं आपको ये बता रहा हूँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। K एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू मैंने आपको बता दी, कैपिटल Q स्मॉल q डिवाइडेड बाय R। कैपिटल देखो दो चार्जेस होते हैं ना, एक ये चार्ज है एक ये चार्ज है। मान लो ये दोनों के दोनों चार्ज R0 डिस्टेंस पर है, इसका चार्ज Q कह लो, इसका चार्ज स्मॉल q कह लो, या जैसे मर्जी कह लो। तो इस सिस्टम की जो पोटेंशियल एनर्जी आती है दैट इज गिवन बाय दिस, ये वाला फॉर्मूला। इसको हम डिटेल में करेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर में करेंगे, नॉट नाउ। ठीक है, और ये जो आपकी पोटेंशियल एनर्जी आ गई, ये वो एनर्जी है, सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी ने अपने आप को पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया।
कोई डाउट बेटा बोलो? ओके सर। क्लियर हो गया ना? ये होता है 1.4 एप्सिलॉन नॉट 9 into 10 raised to the power 9. तो आई थिंक इट विल बी क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलो अब अगर ये चीज आपके पास आ गई तो इसको मैंने यहाँ पर वैल्यू पुट की और यहाँ पर मैं आर नॉट को फाइंड करना चाहता था। मेरे पास आर नॉट का एक्सप्रेशन बन गया सिंपल, मुझे उसमें कोई तब्दीली शब्दीली कुछ नहीं करनी, ये मेरे पास बना पड़ा है। इसी में मैंने बाद में के अल्फा की वैल्यू हाफ एम वी स्क्वायर पुट कर दी तो मेरे पास ये बन गया, इसको यूं बना लो और बस यहाँ पर हमें रुकना है। ये एक्सप्रेशन को याद भी करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है बिकॉज derivation is very very small and you can derive it like this whenever you require it। तो हम इसका रट्टा क्यों मारें, मारना है तो मार लेना, तुम्हारी मर्जी है। अब ये जो आर नॉट की वैल्यू है अप्रोक्सीमेटली 10 raised to power -15 मीटर के बराबर आती है। मतलब अगर मैं इस अल्फा को कोई काइनेटिक एनर्जी दे दूं और जितनी मर्जी दे दूं, आपने कहा सर मैं और ज्यादा, अब मान लो ये सिर्फ यहीं तक पहुंचा, यहाँ से रिटर्न मार गया, आपने और ज्यादा दे दी, वो यहाँ तक गया, यहाँ से चला गया, और ज्यादा दे दी, फिर यहाँ से मुड़ा, और ज्यादा दे दी तो यहाँ से मुड़ा। अब इसके बाद आप जितनी मर्जी बार इंक्रीज कर दो, कोई बहुत ज्यादा इंक्रीमेंट नहीं हो रहा, अब वो यहीं पे रुक रही है। तो आर नॉट एक सर्टेन वैल्यू ले रहा है। तो इसका मतलब ये है, मैं ये बात कहूंगा कि भाई आप जितनी मर्जी काइनेटिक एनर्जी बढ़ा लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो उसके अकॉर्डिंग मैंने जब आर नॉट की वैल्यू निकाली तो मेरे पास बनी 10⁻⁻15। अब इस बात से हमें क्या पता चलता है? इस बात से हमें पता चलता है कि ये वाला जो रेडियस हो गया, ये रेडियस हो गया ये वाला, इसका मतलब ये है कि जो हमारा न्यूक्लियस है, द न्यूक्लियस इज डेफिनेटली स्मॉलर देन दिस। यहां से हमने सिर्फ एक ही कंक्लूजन निकाला कि न्यूक्लियर का साइज पक्के तौर पे 10 raised to, अगर मैं न्यूक्लियस के रेडियस की बात करूं तो न्यूक्लियस का रेडियस तो पक्के तौर पे 10 raised to the power दिस से कम ही है, इससे ज्यादा तो नहीं हो सकता। इसको बोलते हैं एस्टिमेशन ऑफ द रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। तो आपके उस न्यूक्लियस का जो रेडियस है वो डेफिनेटली 10 raised to power -15 मीटर से कम ही होगा, ज्यादा हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो मैच जुड़ थोड़ा जाएंगे, अगर जुड़ ही जाएंगे तो फिर तो इन्फिनाइट हो गया, इतनी ज्यादा फोर्स लगेगी कि पता ही नहीं क्या होगा, उतनी फोर्स उनको लगनी देने नहीं है हमने। तो ये चीज है बच्चे, क्लियर होगी ये चीज? इज इट ओके? यस। चलो अमरजीत ठीक है बेटा? यस सर। हम देखो इंपैक्ट पैरामीटर, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम च डायरेक्ट ही आंदियां दो चीजां, 2 नंबर दियां या 3 नंबर दियां डायरेक्ट। लिखनी किन्नी है, जी चीज मैं लिखी है बस इन्ना ही लिखना है, 2 नंबर जेब च 3 नंबर जेब च, आउणगे आउणगे, ठीक है ना? चलो इंपैक्ट पैरामीटर की होंदा बेटा? इंपैक्ट पैरामीटर बेसिकली की होंदा, जिवें मान लो मैं अल्फा पार्टिकल नूं बंबार्ड कीता ते मेरे कोल आ सीगा एक न्यूक्लियस, ਤੇ मैं अल्फा पार्टिकल ਨੂੰ ਹੁਣ ਬੰਬਾਰਡਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਇੱਥੇ, ਤਾਂ ਅਲਫਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਗਏ, ਇੱਕ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਅਲਫਾ ਚੱਲਿਆ, ਇੱਕ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਅਲਫਾ ਚੱਲਿਆ, ਇੱਕ ਇੱਥੋਂ ਅਲਫਾ ਚੱਲਿਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਲਫਾ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੂਵ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਐਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਕੱਲੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਅਲਫਾ ਲਾਈਨ 'ਚ ਜਾਣਗੇ ਸਾਰੇ ਅਲਫਾ, ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਲਾਈਨ 'ਚ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਨ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਲਾਈਨ ਉੱਪਰ ਹੈ ਕਿ ਨੀਚੇ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਟਾਨਾ ਮਾਰਨਾ, ਹੁਣ ਟਾਨਾ ਨਹੀਂ ਵੱਜਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਫੇਰ ठीक है। ਹੁਣ ਅਲਫਾ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਚੱਲਣ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹਦਾ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਵਾਲਾ, ਇਸ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਡਿਸਟੈਂਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ b। b ਮਤਲਬ ਇੰਪੈਕਟ ਪੈਰਾਮੀਟਰ, ਦਿਸ ਇਜ਼ b ਇੰਪੈਕਟ ਪੈਰਾਮੀਟਰ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੰਪੈਕਟ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਇਜ਼ ਬੇਸਿਕਲੀ the perpendicular distance of the velocity vector of alpha particle। alpha particle ਦੇ velocity vector ਦਾ perpendicular distance ਕਿਸ ਤੋਂ, ਦੇਖੋ perpendicular distance of velocity vector of alpha particle, the central line of the nucleus parallel to the velocity vector। ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ velocity vector, ਵੀ ਉਹਦੀ velocity ਕਿੱਧਰਲੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਇਹਦੀ ਆ ਸੈਂਟਰਲ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਡਿਸਟੈਂਸ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ, ਕੀ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ? ਇੰਪੈਕਟ ਪੈਰਾਮੀਟਰ।
ਇੰਪੈਕਟ ਪੈਰਾਮੀਟਰ, ਤਾਂ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ B, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਇੰਪੈਕਟ ਪੈਰਾਮੀਟਰ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਫਰਕ ਕੀ ਪੈਂਦਾ? ਇਹਦਾ ਫਰਕ ਇਹ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਅਲਫਾ ਪਾਰਟੀਕਲ ਆਪਣਾ ਦੂਰ ਹੋਏਗਾ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਤੋਂ, ਮੰਨ ਲਓ ਅਲਫਾ ਇੱਥੇ ਚੱਲਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਉਨੀ ਫੋਰਸ ਘੱਟ ਲੱਗੂਗੀ ਨਾ, ਇਹ ਆਈ ਦੇ ਹੀ ਆਊਗਾ, ਇਹ ਆਈ ਦੇ ਹੀ ਸਿੱਧੇ ਸਿੱਧੇ ਨਿਕਲ ਜੂ, ਇਹਦੀ ਡਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੱਟ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਨੀਚੇ ਹੈ ਇਹਦੀ ਡਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਹ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀਕਲ ਕਿੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਗੈਪ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਅਲਫਾ ਪਾਰਟੀਕਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇੜੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਅਲਫਾ, ਇਹਨੇ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ, ਇਹਨੇ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਰਿਟਰਨ ਮਾਰ ਜਾਣਾ, ਇਹਨੇ ਟੱਪਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ, ਇਹ 180 ਡਿਗਰੀ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਅਲਫਾ, ਇਹਨੇ ਆਣਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇਹਨੇ ਇਦੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਾਰਪ ਐਂਡ ਤੇ ਮੂਵ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਇਦੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਾਰਪ, ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਚੀ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਘੱਟ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਉਦੋਂ ਘੱਟ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਡਿਫਲੈਕਸ਼ਨ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਐਂਗਲ ਆਫ ਡਿਫਲੈਕਸ਼ਨ, ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੂਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ? ਹੁਣ ਐਂਗਲ ਆਫ ਡਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਐਂਗਲ ਆਫ ਡਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਇਹ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਵੀ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰ ਲਓ, ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਈਨ ਸੀਗੀ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰ ਲਓ, ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਐਂਗਲ ਬਣਾ ਲਓ, ਤਾਂ ਦਿਸ ਐਂਗਲ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਐਂਗਲ ਆਫ ਡਿਫਲੈਕਸ਼ਨ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਿਨੋਟ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਡੈਲ, ਡੈਲ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਨੂੰ। ਬੱਚੋ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ? ਯੈਸ। ਹੁਣ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ, ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਡਾਇਗਰਾਮ, ਤੇ ਤੀਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਫਾਰਮੂਲਾ। डायरेक्ट फार्मूला रटना पड़ेगा क्योंकि ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਯੂ ਕਾਂਟ ਰਿਮੈਂਬਰ ਇਟ, ਯੂ ਕਾਂਟ ਡਰਾਈਵ ਇਟ ਇਨ ਪੇਪਰ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਰਟਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੱਟ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਿੰਪਲ ਹੈ, KZE² divided by K alpha, that is kinetic energy cot delta by 2, cot delta by 2। ਸਿੰਪਲ ਰੱਟਾ ਮਾਰਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਆਓਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ 3 ਨੰਬਰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਨਾ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਾ ਆਪਣੀ ਬੁੱਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਗਿਵਨ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕਰਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਪੇਪਰ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪੇਪਰ 'ਚ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇੰਪੈਕਟ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਇਜ਼ ਵਨ ਆਫ ਦੀ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੌਪਿਕ, ਵਨ ਆਫ ਦੀ ਵੈਰੀ ਫੇਮਸ, ਆਉਣਾ ਹੀ ਆਉਣਾ। ਤਾਂ ਇੰਪੈਕਟ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਵੀ ਆਏਗਾ, ਆਹ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਲਿਖਣੀ ਹੈ, ਆਹ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਤੇ ਆਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦੇਣਾ ਹੈ, 3 ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜੇਬ 'ਚ। ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ? ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇੰਪੈਕਟ ਪੈਰਾਮੀਟਰ। ਸੋ ਨਾਓ what are we going to complete today? There is one more thing that we need to complete, ਉਹ ਸੀਗੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ limitations of Rutherford। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ, ਦੇਖੋ ਇੰਪੈਕਟ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ, ਦੂਜਾ ਕੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਆਪਾਂ, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। सर हाँ बेटा बोलो। सर इंपैक्ट पैरामीटर की एक बार डेफिनेशन फिर से बता दो। बता देता हूँ, चलो डेफिनेशन देखो, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस of the velocity vector of alpha particle from the central line of the nucleus, न्यूक्लियस के सेंटर से पार होने वाली लाइन, द लाइन विच इज पैरेलल टू द वेलोसिटी वेक्टर, वो वाली हमें देखना है लाइन जो उसके पैरेलल हो, तो मैं उसका इंपैक्ट पैरामीटर देखूंगा, ठीक है। दोबारा देखो, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसका किसका, वेलोसिटी वेक्टर का, फ्रॉम द सेंट्रल लाइन ऑफ द न्यूक्लियस विच इज पैरेलल टू द वेलोसिटी वेक्टर, the perpendicular distance between the velocity vector, अब डायग्राम देखेंगे, and the central line which is parallel to the velocity vector is called impact parameter। तो अगर कल आप बोलोगे कि यहां से कोई अल्फा पार्टिकल जा रहा था जी ऐसे करके, तो this will be the impact parameter। is it okay? yes sir। नेक्स्ट, अब जो दो चीजें हमने की, इंपैक्ट पैरामीटर एंड डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इन चीजों को आपने याद कर लेना है।
ठीक है, अभी आज ही कर दो याद, टाइम मत लगाओ। वैसे ही हम थोड़ा थोड़ा पढ़ के, मैं ऐसे पढ़ाता हूँ, थोड़ा थोड़ा सा पढ़ाता हूँ ताकि बच्चे इजीली डाइजेस्ट कर सके। तो भाई फिर आप उसको डाइजेस्ट करो भी, इग्नोर मत करो, ठीक है ना। थोड़ा सा दिया है तो खा जाओ फटाफट, क्या प्रॉब्लम है। इसके बाद देखते हैं, इसके बाद हमारे पास क्या आ गया, द लिमिटेशन ऑफ रदरफोर्ड। अब रदरफोर्ड का जो मॉडल था, इसने बहुत अच्छी अच्छी चीजें भी बताई, लेकिन इनकी कुछ लिमिटेशंस भी थी। तो वो अब लिमिटेशंस क्या थी हम देखते हैं। 1862 द मैक्सवेल्स प्रूव्ड, देखो 1862 में मैक्सवेल नाम का एक बंदा आ गया था साइंस में, तो इन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की थ्योरी दी थी। कौन सी थ्योरी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो थे वो अभी तक दुनिया को पता नहीं था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी होती हैं और कुछ मोबाइल रेडियो इस जैसी चीजें भी बन सकती हैं, ऐसा हमें पता नहीं था, ठीक है ना। तो अब जो ये इन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की थ्योरी दी और इन्होंने बोला कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट कहाँ से होती है। अगर कोई मेरे पास एक चार्ज है यहाँ पे पड़ा और मान लो उसकी वेलोसिटी यहाँ पर u है, लेकिन मैंने उसको एक्सीलरेट कर दिया और उसकी वेलोसिटी v बन गई, एक्सीलरेशन हो गया, तो यहाँ से कुछ एनर्जी रेडिएट होती है और ये जो एनर्जी रेडिएट होती है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की तरह होती है। यू कैन कॉल इट रेडियो वेव, गामा रेज, माइक्रोवेव्स, लाइट एनर्जी, एवरीथिंग इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हमारी बनती हैं। तो ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनी, ठीक है, यहां से एनर्जी आपकी लिबरेट होती है। तो ये थ्योरी दी थी मैक्सवेल ने। तो जब हमने रदरफोर्ड के मॉडल को पढ़ा तो उन्होंने बोला कि रदरफोर्ड का मॉडल तो ये कहता है कि इलेक्ट्रॉन चल रहा है और इलेक्ट्रॉन यहाँ पर सर्कुलर मोशन में रोटेट करता है, और उसने बोला कि सोलर सिस्टम की तरह रोटेट करता है। तो मैक्सवेल ने बोला कि भाई अगर कोई चीज रोटेट करती है तो उसकी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होती है। हमने 11वीं क्लास में पढ़ी थी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के ना होने पर आपकी जो कोई भी बॉडी है वो सर्कुलर मोशन में ट्रेवल नहीं कर सकती। अगर वो सर्कुलर मोशन में ट्रेवल नहीं कर सकता, ठीक है, तो वो सीधा सीधा मूव करेगा। लेकिन आप कह रहे हो कि इलेक्ट्रॉन सर्कुलर मोशन में रोटेट कर रहा है, मतलब इसकी कोई ना कोई सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हो रही है। और मेरी थ्योरी कहती है कि अगर उसकी एक्सेलरेशन हो रही है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जनरेट होंगी ही होंगी। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पर भी हमारा एक चैप्टर है बेटा, ये भी हम करेंगे, जल्दी ही करेंगे। इसके बाद डुअल नेचर और उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मैं आपको करवाने वाला हूँ, तब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो थ्योरी है वो कहती है कि आपकी एनर्जी यहाँ पर लिबरेट होगी। तो अगर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम होती जाएगी तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम इसका रेडियस कम होता जाएगा और वो ये ऑरेंज पाथ को फॉलो करेगा, स्पाइरल पाथवे को फॉलो करता हुआ ये जाएगा और ये इस न्यूक्लियस के अंदर में गिर जाना चाहिए। तो इसने क्या बोला, मैक्सवेल प्रूव्ड दैट एक्सीलरेटेड चार्जेस ऑलवेज जनरेट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, hence if the electrons are moving in circular orbit they should emit electromagnetic wave। उनको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इमिट करनी चाहिए। so the electron will keep on losing energy in the process and so the electron must fall into the nucleus। तो वो ऐसे 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 करता न्यूक्लियस के अंदर गिरना भी चाहिए, लेकिन वो गिर तो नहीं रहा। बात क्लियर होगी मेरी? लेकिन वो गिर नहीं रहा। तो इन्होंने बोला कि इसका मतलब ये है कि अगर मैं रदरफोर्ड की थ्योरी को मान भी लूं तो एटम इज अनस्टेबल। तो एटम आपका अनस्टेबल है और ये सारी की सारी दुनिया कोलैप्स हो जानी चाहिए, लेकिन ऐसा तो हो नहीं रहा। इसका मतलब ये है कि ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी इमिट नहीं कर रहा। तो पॉसिबिलिटी बनती है कि इलेक्ट्रॉन सर्कुलर वे में ट्रेवल तो कर रहा है लेकिन एनर्जी इमिट नहीं कर रहा। अब उन्होंने सवाल पूछ लिया कि भाई ये एनर्जी इमिट क्यों नहीं कर रहा, तो इसका किसी के पास क्वेश्चन का आंसर नहीं था। तो रदरफोर्ड की इस थ्योरी पर एक बहुत बड़ा सवाल पैदा हो गया कि भाई या तो मुझे बताओ कि इलेक्ट्रॉन एनर्जी क्यों नहीं इमिट कर रहा, और अगर ये इमिट कर रहा है तो ये गिर क्यों नहीं रहा इसके अंदर। तो रदरफोर्ड यहाँ पर फेल हो गया। बच्चे यहाँ तक समझ में आ गई बात?
बहुत इंपॉर्टेंट Yes, है। sir. इसके ऊपर भी क्वेश्चन बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड आते हैं, इसलिए बोल रहा हूँ एक एक चीज को ध्यान से पढ़ना है। मैं कोई आलतू फालतू चीज करा ही नहीं रहा हूं आपको, ठीक है ना। अब तो सबसे पहली बात तो ये होगी कि भाई यहां पर हमें गड़बड़ होगी। आर्यन सुमित ਤੁਹਾਡੀ आवाज नहीं आती बेटा जी, दसो समय लग रहा है? हाँ जी, हाँ जी। सेकंड पॉइंट ये है कि बोहर ने अपनी थ्योरी दे दी। क्या हो गया बेटा? तो बोहर ने अपनी थ्योरी दी। तो बोहर ने बोला कि भाई मैं एक थ्योरी दे रहा हूं आपको स्पेक्ट्रल लाइन की, जो आपने केमिस्ट्री में अभी तक पढ़ी होगी, फिजिक्स में अभी तक हमने नहीं पढ़ी है। लाइमन बाल्मर पास्चन ब्रैकेट फंड पढ़ा है ये? Yes, sir. तो ये वाली इन्होंने थ्योरी बोहर ने दी थी। तो लाइमन बाल्मर पास्चन वाली जब थ्योरी बोहर ने दी तो वो भी रदरफोर्ड की थ्योरी से कोई मैच नहीं की, कोई बात नहीं बनी। तो जिसके कारण बोहर की थ्योरी ने भी रदरफोर्ड की थ्योरी को गाड़ दिया और खत्म कर दिया। तो रदरफोर्ड की थ्योरी हमारी खत्म हो गई, वेस्ट हो गई। तो इसका मतलब ये है कि रदरफोर्ड की थ्योरी के दो सबसे बड़े डीमेरिट्स निकले। कौन कौन से डीमेरिट निकले? सबसे पहला तो निकला मैक्सवेल की तरफ से और दूसरा आया बोहर की तरफ से, और दोनों ने रदरफोर्ड की थ्योरी को गलत करार करते हुए हमने उसको वेस्ट कर दिया। तो इसकी अगली जो थ्योरी आई, दैट थ्योरी केम फ्रॉम बोहर। चलो उसका आप थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। 5 मिनट्स आर रिमेनिंग, ज्यादा हमारे पास टाइम नहीं है। तो ये रही जी हमारे पास बोहर्स थ्योरी, ठीक है। ये जो स्पेक्ट्रम है ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, अभी मैं इंट्रोडक्शन देख रहा हूँ। अब देखो आप, यहाँ पर मेरे पास बन गया ये बोहर्स मॉडल। तो इन्होंने काफी सारे रूल्स दिए हैं, वो मैं आपको कल बताऊंगा। फिर इसके कुछ हमारे रेडियाई, वेलोसिटी, एनर्जी और ये सब आप कैलकुलेट करते हो, ये रदरफोर्ड मॉडल ही है। तो उसकी मदद से हमने ये ड्राइव करने हैं सारे के सारे, ठीक है। और ये बन जाते हैं मेरे पास एनर्जी लेवल्स। तो बेसिकली बोहर का थ्योरी का मेन जो मकसद है वो ये है कि इन्होंने शेल्स बना दिए। इन्होंने बोल दिया भी इलेक्ट्रॉन यहाँ पर होगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर होगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर होगा, या फिर यहाँ पर होगा, इसके बीच में कहीं इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता। अब रदरफोर्ड ने बोला था कि इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व करता है न्यूक्लियस के अराउंड तो वो कंप्लीटली सोलर सिस्टम के अकॉर्डिंग रिमूव कर रिवॉल्व करता है। तो सोलर सिस्टम के ऊपर ऐसी कोई भी कंडीशन नहीं लगती कि अर्थ इतनी डिस्टेंस दूरी पर ही होगा, मार्स इतने डिस्टेंस दूरी पर ही होगा, ऐसी कोई भी कंडीशन सोलर सिस्टम में नहीं लगती। वो कहीं पे भी हो सकती है। अगर यहाँ मेरा सन है तो हो सकता था कि अर्थ यहाँ होती, हो सकता था अर्थ यहाँ होती, हो सकता था यहाँ होती, और मान लो ये मार्स है और मान लो ये अर्थ है, तो इसके बीच में भी अगर कोई छोटी मोटी चीजें हैं, जैसे कि मार्स और आगे जुपिटर चला जाता है, तो उनके रास्ते के अंदर बहुत सारे एस्टेरॉइड्स हैं, वो इन यहाँ पर घूमते रहते हैं। तो इन एस्टेरॉइड्स को कोई रोकता नहीं है कि भी क्यों घूम रहे हो भाई, आपको तो या तो आप जुपिटर के अंदर चले जाओ और या फिर आप मार्स के रास्ते के अंदर चले जाओ, ऐसा तो है नहीं। लेकिन इलेक्ट्रॉन्स में ऐसा होता है, या तो इलेक्ट्रॉन 3 में होगा या 4 में होगा। अगर इलेक्ट्रॉन को एनर्जी नीचे लेनी है तो वो यहीं पर जा सकता है, अगर इसको हमने एनर्जी दे दी तो वो यहीं पर जा सकता है, वो इसके बीच में कहीं नहीं जा सकता। लेकिन यहाँ पर तो बहुत सारे एस्टेरॉइड घूम रहे हैं। अब अर्थ का मून अलग से चल रहा है, अब ये अर्थ का मून घूम ही जा रहा है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के अराउंड घूम रहा है, कुछ भी नहीं घूम रहा, एंड उसकी कोई पॉसिबिलिटी भी नहीं है। तो यहाँ पर न्यूक्लियर साइंस की अगर मैं बात करूं तो दिट इज सिमिलर टू द ग्रेविटेशनल साइंस बट इट इज नॉट सेम। तो यहाँ पे जो भी चीजें हो रही हैं आप ये नहीं मान के चल सकते कि भाई डिट्टो सेम टू सेम ही वहां पर हो रहा होगा। तो इस थ्योरी को हमने वहां पर गलत किया। तो बोहर ने बोला कि भाई यहाँ पर यही है, ये शेल नंबर 1, शेल नंबर 2, शेल नंबर 3, शेल नंबर 4, इस तरह से हमारे पास शेल्स बनती जाएंगी। ओके, तो यहां पर ये थ्योरी आई, तो जिसके कारण हमने रदरफोर्ड की जो थ्योरी थी वो गलत होगी। तो मेन रदरफोर्ड की थ्योरी के गलत होने का कारण था कि उन्होंने सोलर सिस्टम का नाम ले लिया। उन्होंने बोला कि भाई कहीं पे भी आप हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। बस ये ही गलत पॉइंट था, बोहर ने पकड़ लिया और उसी को निचोड़ दिया और एक नई थ्योरी बना दी। चलो
तो आज के लिए इतना ही। ये जो बोहर की थ्योरी है सारी की सारी हम कल करेंगे, और इसके पहले जो हमने किया वो सारे का सारा आपने कंप्लीट कर लेना है। सो वी हैव कंप्लीटेड द थॉमसन मॉडल एंड द रदरफोर्ड मॉडल। ओके, और जो बोहर का जो मॉडल रह गया वो हम अभी आगे करेंगे। बच्चे कोई डाउट है तो पूछ सकते हो आप, अगर नहीं है तो बोल दो कि सर नहीं है, बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, वो भी मेरे लिए बहुत नो खुशी की सर। बात है। नो सर।